Today we will learn linear equation in two variable. First of all we will learn about what is a linear equation. तो linear equation क्या है तो उसके बारे में जानते हैं. तो linear equation which has 1 degree. तो जैसा कि मैंने पॉलिनोमियल में बताया हुआ है कि क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होते हैं, तो उसको आप देखिए और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. अगर नहीं समझ में आता है क्या है डिग्री, तो ऐसा समझते हैं कि इक्वेशन जिसके पास 1 डिग्री होती है 1 डिग्री, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं. तो इक्वेशन विच हैज़ ओनली 1 डिग्री इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल. अच्छा, वेरिएबल क्या है, 1 वेरिएबल है यहाँ पर. तो अ लेटर दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी दैट कैन चेंज और टेक डिफरेंट वैल्यूज़. ठीक है ना, ऐसी लेटर जो कि क्या करता है, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और उसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है, उसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल समझते क्या है उसकी एग्जांपल लेके. तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स वाई आर वेरिएबल. तो एक्स वाई क्या होते हैं, तो ऐसे कुछ लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर होते हैं जिसकी कुछ वैल्यूज़ वेरी करते हैं, तो इसीलिए इनका नाम वेरिएबल पड़ा है. और ए बी सी यहाँ पर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे. तो जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8 है, तो यहाँ पे 5 जो है कांस्टेंट होगा, x क्या वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट, y वेरिएबल एंड 8. ठीक है, इतना आपको समझ में आता है. तो इस इक्वेशन में 5 4 8 क्या है कांस्टेंट और एक्स वाई क्या है वेरिएबल है. इसी प्रकार ये इक्वेशन आप देखेंगे तो वेरिएबल और कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए. अच्छा, इसके बाद आप समझते हैं कि व्हाट इज़ अ कंसिस्टेंट. आपको इक्वेशन में पता चलता है कि दो इक्वेशंस को कब कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं कंसिस्टेंट है. तो अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस हैज़ टू वेरिएबल इज said to be the consistent if it has at least one solution. इनका कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए. जैसे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको x और y की अलग अलग वैल्यू आएगी. अब इसको कैसे क्या सॉल्व करते हैं चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे. तो सॉल्व करना आपको आना चाहिए. जैसे कि इन दोनों के इक्वेशन में अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो y से y एलिमिनेट हो जाएगा. 2x इज इक्वल्स टू आपके पास 10 होगा, तो x बराबर आपके पास 5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर x इक्वल्स टू 5 है. इसी प्रकार x इक्वल्स टू 5 किसी भी क्वेश्चन में रख के y इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा. ठीक है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, तो सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ टू वेरिएबल इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंस इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन एट ऑल. मतलब उनको कोई सॉल्यूशन ना निकल पाए. जैसे कि यहाँ पर आप देखें 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 6 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है. इनको जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर x y दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं निकल पाती. जैसे केस में इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये जो है इससे पता चलता है कि ये इनकंसिस्टेंट है. तो इनकंसिस्टेंट की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी लीनियर ऑफ इक्वेशंस, जब दो लीनियर ऑफ इक्वेशंस क्या करते हैं उनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो ये क्या कहलाएंगे, इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे. फिर बात करते हैं सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो आपको x और y की वैल्यू बतानी होती है. सॉल्व करने का मीन्स होता है कि x और y की वैल्यू बताना. तो आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 है एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 है. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको बताना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, भी ग्राफिकली ग्राफ की हेल्प से आपको बताना है. तो जैसे कि यहाँ पे देखें x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 है एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 है. तो इसको हम करते क्या है, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे, यहाँ पर x y इज इक्वल्स टू वैल्यू निकाल लेंगे. आप x भी निकाल सकते हो, बट ज़्यादा सही क्या होगा कि आप x इज इक्वल्स टू वैल्यू निकाल लें. तो y इज इक्वल्स टू निकाल लें. तो y इज इक्वल्स टू ये जैसे कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 है, देन 2y इज इक्वल्स टू 3 माइनस x होगा. इसका y उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स बाई 2 आ गया. अच्छा, अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू ऐसी वैल्यूज़ लेनी होती हैं, x और y की ऐसी वैल्यू लेनी है जो क्या करें, जो कि एक इंटीजर है. हमें x और y की ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जो इंटीजर्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू इंटीजर आ रही है. आप ऐसे कुछ दूसरी वैल्यू भी ले सकते हो. 2 क्यों नहीं लिया गया, तो 2 अगर आप लेते हो, x इज इक्वल्स टू अगर आप 2 ले लेते हो तो इक्वेशन में रखते हो y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 2. तो y की जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो आ रही है 1/2.
जो कि इंटीज़र नहीं है। तो हमें यहाँ इंटीज़र प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेनी होंगी। तो एक मैंने 1 ले लेना है और दूसरा आप इसी तरह से आपको खुद से सोचना है कि क्या वैल्यू हो सकती है। 3 हो सकता है, अच्छा 3 के अलावा क्या कोई दूसरा वैल्यू, 4, ऐसे आप चेक कर लो। तो 3 - 4/2, तो इससे भी देखिए गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पर आप 5 ले सकते हो। अच्छा ये नहीं अगर लेना है तो -1 भी लिया जा सकता है। अगर आप -1 लेते हो, 3 - 1 /2, एक्स की वैल्यू अगर आप -1 लेते हो तब भी हो जाता। बट यहाँ पे मैंने जो वैल्यू ले ली है उसी वैल्यू पे ही काम करा जा रहा है। क्या गलत आता है बाकी आंसर से? नहीं, आप इस वैल्यू से ही ला सकते हो। बाकी अदर वैल्यू अगर आप लेते हो सेटिस्फाई करना चाहिए। और याद रखें कि इंटीजर ना है, मतलब इंटीजर आना चाहिए, तो ज़्यादा सही रहता है, ग्राफ बनाने में आसानी होती है। इसी प्रकार दूसरे इक्वेशन में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे भी आप y निकालिएगा। अपने पास है क्या, 4x + 3y = 2 है, तो y कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 - 4x, इसका 3 नीचे जाएगा तो 2 - 4x / 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। यहाँ पे भी हम लोग चेक करते हैं स्टार्टिंग 1 से क्यों नहीं किया गया, तो x = 1 लेके आप चेक कर सकते हो क्या आ रहा है। देखेंगे इंटीजर नहीं आ रहा होगा, तो 2 - 4 × 4 × 1 / 3, जो कि आपके पास आ जाएगा 2 - 4 / 3, विच इज़ 2/3 -2/3। तो -2/3 जो है वो कहीं ना कहीं इंटीजर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो लेके चेक करना है। तो x = 2 लेंगे तो -2 आएगा, एंड y = -1 लेने पे x = -1 लेने पे y = 2 आएगा। अच्छा, अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए आपको ग्राफ पेपर ले लेना है। ग्राफ पेपर पे बनाए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो जैसा कि सबसे पहले आपको देखना है कौन से पॉइंट है। हमें इस लाइन का पॉइंट्स मिल चुके हैं। इस लाइन के पॉइंट्स जो हैं 1, 1 और 3, 0 है। तो 1, 1 और 3, 0 हमको लेना है। तो 1, 1, उम्मीद करता हूँ आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो उसी के हेल्प से लेना है। तो 1, 1, तो 1, 1 देखिए 1 यहाँ पे आ रहा है और y1 यहाँ पे आ रहा है। ये दोनों जहाँ पे मीट करेंगे, ये दोनों जहाँ मीट करेंगे, जैसे कि इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट इसका हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास 1, 1। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था, 3, 0। तो 3, 0 क्या होगा, तो देखिए बेटे 3, 1, 2, 3, 3, 0 यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को जब मैं बना देता हूँ, इन दोनों को मीट कर मिलाइएगा, तो आपके पास जो लाइन बनेगी वो इक्वेशन होगा x + 2y, x + 2y = 3 का, जो कि x + 2y = 3 का इक्वेशन ये है। अच्छा, इसी प्रकार दूसरे पॉइंट को भी आपको दिखाना है, जैसे कि 2, -2, तो 2x पे है और y पे -2 है, तो 2, -2, तो देखो कहाँ पे आना है, आपको पता होना चाहिए, 4th कोऑर्डिनेट में आएगा। 2, -2 यहाँ पे आ रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो -1, 2, -1, 2 यहाँ पर कहीं पे आ रहा है। तो -1 जो कि x एक्सिस पे एंड 2 जो है y एक्सिस पे, तो यहाँ पर -1, 2 आएगा। इन दोनों को अगर मैं मैच कर देता हूँ, इन दोनों को मिला देता हूँ, तो ये जहाँ पर मीट करेंगे, इन दोनों को मिला दिया जाएगा, तो जिससे आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो 4x + 3y = 2 होगा, जो कि यहाँ पर आपके पास है 4x + 3y = 2 है। अच्छा, ये दोनों जहाँ पे मीट करेंगे वही इनका सॉल्यूशन होगा। अभी सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो आप ग्राफ की हेल्प से आप देख सकते हो इनका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे कि ये दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हो वो -1, 2 है, आप देख भी सकते हो। देखिए यहाँ पर x एक्सिस से -1 डिस्टेंस चली जा रही है और y एक्सिस से 2 चली जा रही है, तो इनका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो -1, 2 होगा। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो -1 होगी और y की वैल्यू जो है वो 2 होगी। तो बहुत जैसे कि पता चल रहा है, बहुत ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट -1, 2, तो इससे पता चलता है इनका जो x की वैल्यू है वो -1 है और y की वैल्यू 2 है। तो इससे पता चल गया इनका सॉल्यूशन ये है। तो बाई ग्राफ की हेल्प से आप इनका सॉल्यूशन इस तरह से निकालेंगे। फिर से आप समझ लीजिए, आपके पास जो ग्राफ होगा वहाँ पे एज इट इज़ लिख के फिर वहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू ऑलवेज दिया गया आपके पास रहेगा, एंड y = आप निकाल लेंगे। और यहाँ पे ऐसे x की वैल्यूज़ लेंगे जो कि क्या करें, y की वैल्यू को इंटीजर्स में लेकर आएँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वैल्यूज़ आप और अदर वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। सेम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में भी यही करना है, x बराबर एज इट इज़ एंड y = निकाल के y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसके बाद ग्राफ में उसको प्लॉट कर देंगे, जहाँ पे ये ग्राफ्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जहाँ पर ये ग्राफ आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही इनका सॉल्यूशन कहलाएगा। क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + 2y - 11 = 0 एंड
2x minus 3y plus 10 is equals to 0 and set the region bounded by these lines and x axis also find the area of triangle। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले इक्वेशन में वही पुराना काम आपको करना है, इक्वेशन दिया जाए उसमें y इज इक्वल्स टू निकाल लें एंड सेकेंड इक्वेशन से भी यही काम करना है और उसका क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ठीक है, जैसे कि 2x minus 3y 2x minus 3y 2x प्लस 3y है यहाँ पर, 2x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू आप निकालेंगे तो 2y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3x डिवाइड बाई 2। तो y की जो वैल्यू आ रही है अभी यहाँ पर ये निकल के आ रही है, तो इसको यहाँ पे एज इट इज़ रख देना है। सेम यहाँ पर वही काम करना है दूसरी इक्वेशन में। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2x प्लस 10 डिवाइड बाई 3। अब पुराने काम की तरह जैसे यहाँ पर भी आपको क्या करना है, x की ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिससे y की वैल्यू जो है वो इंटीज़र में आएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, जिससे आपको ग्राफ बनाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1 लेने पे y इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप x इक्वल्स टू 1 लेते हो इस इक्वेशन में, तो 11 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 8 बाई 2, जो को काटिएगा तो 4 आ जाएगा। तो ठीक है, ये वाली वैल्यू सही है, तो y इज इक्वल्स टू आपको 4 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 लेने पे। इसी प्रकार -1 लेने पे 7 आएगा। सेम दूसरे इक्वेशन में भी आपको ऐसे कुछ वैल्यूज सोच लेनी है। तो x इज इक्वल्स टू 1 लेने पे 4 एंड x इज इक्वल्स टू 4 लेने पर y इज इक्वल्स टू 6 आ रहा है। तो ठीक है, इसके अलावा भी कुछ वैल्यूज़ ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ग्राफ में हम लोग बनाते हैं, पहले लाइन को हम ग्राफ प्लॉट करना है। तो जैसा कि 1,4 है, तो 1,4 कहाँ पर आएगा, तो x एक्सिस 1 चलना है, y पे 4 चलना है, तो 1,4 यहाँ पर कहीं पर आ रहा है। दिस पॉइंट इज़ 1,4 एंड सेकेंड पॉइंट इज़ -1,7। तो -1,7 कहाँ पर आना है, तो -1,7 यहाँ पर आएगा। x एक्सिस पे -1 चल आया है और y एक्सिस पे 7 चलना है। तो ठीक है, इस तरह से। तो इसको अगर हम लोग मैच करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, तो ये दोनों इस तरह से इसकी लाइन बनेगी। तो ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, 3x माइनस 2y 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, जो कि पहला इक्वेशन होगा। अच्छा, इसी तरह से दूसरे इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरा इक्वेशन भी इस तरह से आपको बना लेना है। तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा, तो ठीक है, दूसरे इक्वेशन का पॉइंट अपने पास 1,4 है, तो 1,4 कहाँ पर आना है, तो सेम यहाँ पे 1,4 आएगा, इसका भी 1,4 सेम है एंड 4,6, तो 4,6 यहाँ पर आएगा। इन दोनों को मैच करते मिलेंगे। अच्छा, ये जहाँ जहाँ मैच कर रहे हैं एक ट्रायंगल शेप बन रहा है, तो आपसे बोला भी गया था कि ये आपको क्या करना है, बाउंडेड एरिया बनाना। बाउंडेड का मतलब होना है इन सभी से घिरा हुआ है। एक्स एक्सिस आपका ये है और इन दोनों लाइन से तो कहीं ना कहीं ये बाउंडेड एरिया आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका आपको एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एक काम किया मैंने, इसका नाम रख दिया A, इसका नाम रख दिया B, इसका नाम रख दिया C। अब बात करते हैं ये वाला पॉइंट, तो आपको पता है C जो है हमारे पास कितना है, वो है आपके पास 1,4 है। C जो है 1,4 है, ये पॉइंट पता है। इसके एरिया पता करने के लिए आपको A और B भी पता होना चाहिए, वर्टिसेस पता होना चाहिए ट्रायंगल के। तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए भाई एक्स एक्सिस पे जो y इक्वल्स टू है वो 0 होता है। एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ पे y ऑलवेज 0, तो y इक्वल्स टू अगर आप 0 रखते हो इस इक्वेशन में, जो कि आपके पास यहाँ पर है 2x, किनारे हम सॉल्व करके इसको बताते हैं। तो 2x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 रखते हो तो 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -5 आएगा। इससे ये पता चलता है कि ये वाला जो पॉइंट है वो कितना होगा, -5,0 होगा। इसी तरह से सेम भी निकाल सकते हो, सेम ये भी एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो अगर ये इक्वेशन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें y इक्वल्स टू 0 रख के आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो। तो इसमें रख के y इक्वल्स टू 0 रख के x की वैल्यू निकालते हैं। तो 3x माइनस प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x प्लस 2 0 हो जाएगा, ये पूरा इसको 0 कर देते हैं। तो 0 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x इज इक्वल्स टू 11 एंड x इज इक्वल्स टू 11/3 आ जाएगा। तो इसका जो पॉइंट आ रहा है वो 11,0 आएगा। तो b जो है वो कितना होगा, 11/3,0 आएगा। ठीक है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट लगाते हैं। तो इसका बेस जो है यहाँ से यहाँ तक है AB है, और हाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो हाइट जो है वो CD है।
अच्छा ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो ये ऑरिजिन होता है, तो ऑरिजिन 0,0 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने पे 5 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक जाने पे 11/3 यूनिट्स है। तो टोटल जो ए बी की डिस्टेंस होगी वो ए बी इज इक्वल्स टू कितना होगा? 5 + 11/3। इनको ऐड करिएगा तो 5 3 15 एंड 11 26 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा ए बी की वैल्यू। और सी डी की अगर मैं बात करता हूँ तो सी डी इज इक्वल्स टू कितना होगा? तो यहाँ से सीधे सीधे यूनिट देखा जाए तो 1 से 4 यूनिट है, वाई एक्सिस पे चलेगी डिस्टेंस यहाँ पे कहलाएगी, तो 4 यूनिट का है, तो सी डी इज इक्वल्स टू 4, तो इसकी हाइट जो है 4 हो जाएगी। बेस कितना हो जाएगा आपके पास? वो 26/3 हो जाएगी। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा दोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना? ए बी है, और हाइट जो है वो सी डी है, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ए बी की वैल्यू 4 है एंड हाइट की वैल्यू 26/3 है, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो 1/2 इंटू 4 इंटू 26/3, तो 2 से 2 ख़त्म कर दीजिएगा। 26 का 2 टाइम्स करेंगे तो 52 डिवाइड बाई 3, इसको काटिएगा तो 17.33 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। Now we move to next question. Show graphically that the system of the equations 3x minus y is equals to 2 and 9x minus 3y is equals to 6 has an infinite number of solution. इसको ग्राफिकली ग्राफ की हेल्प के द्वारा हमको बताना है कि ये किसके जो सॉल्यूशंस है वो इनफाइनाइट है। तो देखिए सबसे पहले वही पुराना काम, आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए इक्वेशन को लिखना है, वाई इज इक्वल्स टू निकाल लेना है। सेम दूसरी इक्वेशन में भी यही काम करना है। और ठीक है, वाई की ऐसी वैल्यू लानी है, एक्स की ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिससे वाई की वैल्यू इंटीजर्स में आए, तो सेम वही काम कर लेंगे। दूसरे वाले में भी यही काम करेंगे। यहाँ पे मैंने एक्स इक्वल्स टू 1 लिया तो वाई इक्वल्स टू अपने पास 1 आ रहा है, लेकर आप देख भी सकते हो, चाहे 0 भी ले सकते थे इस क्वेश्चन में, तो कई सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो ठीक है, मैंने 1 लिया तो 1 आया, एंड 2 लेने पे 2 आएगा, देख लीजिए। 2 3 6 -2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, वाई की वैल्यू आ रही सेम। यहाँ पे भी वही चीज़, एक्स की वैल्यू -1 लेने पे वाई इक्वल्स टू -5 आएगा, एंड एक्स इक्वल्स टू 0 लेने पे वाई इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो देखिए पहले लाइन को प्लॉट करते हैं। तो पहला 1,1 पॉइंट आपको लिखना है। तो 1,1 कहाँ पर आएगा? तो देखिए यहाँ पर आएगा, ये 1,1 है, तो दिस पॉइंट इज़ 1,1 एंड सेकेंड पॉइंट इज़ 2,4। तो 2,4 यहाँ पर आ रहा है, 2,4 -1, -5, तो -1, -5 यहाँ पर आ रहा है, -1, -5, एंड थर्ड पॉइंट इज़ 0, -2, तो 0, -2 यहाँ पर आ रहा है, तो 0, -2। अच्छा, इन पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूँ या पहली लाइन को मिलाता हूँ, जो कि आपके पास ये दोनों पॉइंट थे, इनको मिलाने पे ये लाइन जा रही है, और दूसरी लाइन को भी मिलाने पे, तो अगर ये लाइनें आपस में, ये पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो इनके जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट होंगे, या ऐसा भी हो सकते हैं कोलिनियर होंगे। इफ़ ऑल पॉइंट्स आर इन अ वन लाइन देन द पॉइंट्स आर कोइंसाइड टर्म यूज़ कर सकते हैं, एंड द लाइन्स हैज़ इनफाइनाइट। कोइंसाइड का मतलब है कि एक ही लाइन पर, ये दोनों लाइन क्या है, एक ही लाइन पर है, तो इससे पता चल गया कि ये लाइन्स कैसे कोइंसाइड हैं, तो इससे पता चलेगा कि इनका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा। We find that the two graphs line coincide, hence the given system of equation and its infinite solution. ठीक है, इससे हमको पता चल जा रहा है कि ये दोनों लाइनें कैसे आपस में कोइंसाइड हैं, और इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। एंड अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो दैट द ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x - 3y is equals to 5 and 6y - 4x is equals to 3 are inconsistent has no solution। तो इनकन्सिस्टेंस या इनके बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन, दो तरीके से आपको बताया था शुरुआत में। इनकन्सिस्टेंस होने पर ही हम लोग कहते हैं कि नो सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन होने पर ही हम बोल सकते हैं उनके इनकन्सिस्टेंट है। तो इसको इनकन्सिस्टेंट तब कहेंगे जब आपस में लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, मींस उस केस में उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। कोइंसाइड होने पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो कोई सॉल्यूशन देंगे, उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम ग्राफ की हेल्प से देख रहे हैं कि कैसे क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो ठीक है, सबसे पहले दिए गए इक्वेशन को वाई के टर्म में लिख लेंगे। तो वाई इक्वल्स टू, वाई के टर्म में इक्वेशन को लिख लेना है, तो लिख लेना है दूसरे वाले इक्वेशन को। तो वाई बराबर यहाँ पर 2x - 5 डिवाइड बाई 3 आ रहा है, वाई बराबर 3 + 4x डिवाइड बाई 6 आ रहा है। तो इस इक्वेशन में सेम वही काम करना है, और कोशिश ये करना है कि ना आए इंटीजर, मीन्स इंटीजर के अलावा कोई वैल्यूज़ ना आए। अगर रेयर कोई केस बनता है तो ठीक है, आ जाता है तो चलेगा, बट कोशिश ये करना है कि ना आए, इंटीजर्स के अलावा कोई वैल्यूज़ ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू एक्स वैल्यू 1 लेने पर ये आ रहा है, एंड वाई इज इक्वल्स टू -2 लेने पे
एक्स इक्वल्स टू -2 लेने पे वाई इक्वल्स टू -3 आ रहा है। बट ये वाले केस में मैंने काफ़ी कोशिश किया, बट देख रहे हैं कि बार बार यहाँ पर इंटीजर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इंटीजर ले लेते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू 0 लेने पे 1/2 एंड वाई एक्स इक्वल्स टू 3 लेने पे 5/2 आ रहा है। ठीक है, इनको प्लॉट कर देते हैं। तो ठीक है, जैसे कि 1, -1 जो है वो यहाँ कहीं पर आएगा 4th क्वाड्रेंट में, तो ये आपके पास 1, -1 एंड 2, -3 जो है यहाँ पे आ रहा है। इन दोनों को मिला के जो इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन जो है वो है 2x - 3y इज इक्वल्स टू 5 का। इसी प्रकार जो दूसरा इक्वेशन बन रहा है, इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो 0, 1/2 है, तो 0, 1/2 यहाँ पर आएगा और 3, 5/2 यहाँ पर आएगा। तो इससे जो इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, 6y - 4x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन को जब मिला दिया है, इन दोनों पॉइंट्स को जब मिला देते हैं तो देख रहे हैं ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो इससे पता चलता है कि ये दोनों इनकंसिस्टेंट और होंगे, और साथ ही साथ इनके जो कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, इनका नो सॉल्यूशन होगा। तो नोट ये ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन अगर आपस में पैरेलल होती हैं दूसरे के, तो ये सॉल्यूशंस इनका इनकंसिस्टेंट होगा। तो ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि इफ़ it is clear from the graph that the two graphs lines are parallel and do not intersect even when produced, hence the given system of equation has no solution। ठीक है, इतना समझने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस जो लीनियर इक्वेशंस होंगे उनके किस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कितने मेथड्स हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड इज एलिमिनेशन एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ठीक है, यहाँ पे 3 मेथड हैं और उनमें से सबसे जो ज़्यादा बेस्ट है वो एलिमिनेशन मेथड होता है, लेकिन आपको आना तीनों चाहिए। कभी कभी एग्जाम में आपसे बोल दिया जाता है कि आपको पार्टिकुलरली सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट करना है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक वेरिएबल की वैल्यूज़ को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकालेंगे और वहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ठीक है, तो सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से पार्टिकुलरली बोला जा रहा है, तो करना होगा। तो सबसे पहले देखिए द गिवन इक्वेशन आपके पास कौन कौन सी है, वो 2x + y = 7 एंड 4x - 3y + 1 = 0 है। तो ठीक है, यहाँ से मैंने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन y = क्या निकलेगा, आप 2x को इधर भेजिएगा, ट्रांसपोज करिएगा, y = 7 - 2x। तो y की वैल्यू जो 7 - 2x है। अब इसको करना क्या है, इसमें ही नहीं रखिएगा, इसको ला के आपको दूसरे इक्वेशन में रख देना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग y = 7 - 2x इन इक्वेशन सेकेंड, दिस इज़ अ सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज़ अ फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको y की वैल्यू निकाल के सेकंड में रखना है, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू फर्स्ट में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल कर सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन है क्या आपके पास, 4x - 3y + 1 = 0 है। तो 4x - 3y यानी यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू कितनी है अपने पास, 7 - 2x + 7 - 2x है, तो y की वैल्यू यहाँ पर मैंने रख देना, y की वैल्यू 7 - 2x और बाकी एज इट इज़ रखना है, = 0। 4x माइनस, ठीक है, 3 7 21 एंड इसको मल्टीप्लाई करिएगा, माइनस प्लस 3 2 6x + 1 = 0। इसको सॉल्व करिएगा तो 6x एंड x वाली टर्म ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे 10x और यहाँ पे 21 और +1 तो 20 = 0 हो जाएगा। तो 10x - 20 = दिस, तो देन आपके पास x = कितना आ जाएगा, 20/10। तो x की जो वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ रही है वो 10 आ रही है। अच्छा, इसको सॉल्व करना है तो x पे तो रुकेंगे नहीं, हमको x और y दोनों की वैल्यू चाहिए होगी। अब करना क्या है, x की वैल्यू अगर आपके पास आ चुकी है तो x की वैल्यू को आपको दूसरी इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन किसी में भी आप रख सकते हो, या जो आपने इक्वेशंस बनाई थी y = 7 - 2x उसमें रख सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग x = 2 इन इक्वेशन थर्ड। अच्छा, इसी को इक्वेशन थर्ड बना देना है जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। तो रखेंगे y = 7 - 2x, यहाँ पर आया था y = 7 - 2 टाइम्स ऑफ x के प्लेस पे 2 रखिएगा। तो y = 7 - 2 2 4, तो y = आपके पास 3 आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आ गया है, वो आपके पास ये निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाला है। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट को एक दूसरे क्वेश्चन में मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अपने पास एक क्वेश्चन है x/3 + y/4 = 11 एंड 5x/6 - y/3 = -7। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया एंड दिस इज़ अ सेकेंड इक्वेशन, दिस इज़ सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, y की वैल्यू निकालिएगा फर्स्ट इक्वेशन से।
तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ध्यान से देखिए अपने पास है क्या, यहाँ पर आपके पास 11 है, तो y/4 11 माइनस x/3 हो जाएगा, इसको इधर भेजिएगा तो ठीक है। यहाँ से y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, क्रॉस होके यहाँ पे जाएगा तो आपके पास y इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 11 माइनस x/3, ठीक है। यहाँ पर y की जो वैल्यू हो इतनी आ रही है, तो ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू अगर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 एंड 4x/3, ठीक है। इस इक्वेशन थर्ड मान लेंगे और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन सेकंड, जैसे कि मैंने बताया था कि y की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो y इज इक्वल्स टू आपके पास 44 माइनस 4x/3 आ चुका है, जिसे आप सेकंड इक्वेशन में रखने वाले हैं। तो सेकंड इक्वेशन है क्या आपके पास, तो सेकंड इक्वेशन इज़ 5x/6 माइनस y/3 इज इक्वल्स टू -7, एंड यहाँ पे आप रख देंगे तो 5x/6 माइनस, देखिए यहाँ पे 1/3 एंड y की वैल्यू जो है हम लोगों ने निकाला है 44 है। यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो 44 माइनस 4x/3 इज इक्वल्स टू माइनस का 7, तो यहाँ पे रख देना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 44/3 एंड माइनस माइनस यहाँ पर ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4x/3 3 9 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अब x को एक साथ कर लेना है, तो 5x/6 एंड 4x/9 एक साथ, और इसको आप उधर ले जाइएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 44/3 माइनस 7/1, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो आपके पास 3 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर 3 होगा, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 44 3 7 21, तो 44 माइनस 21 डिवाइड बाई 3। सेम इसका भी एलसीएम लीजिएगा, 6 3 का एलसीएम जो 18 आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, और इसी तरह से 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, तो 15 और 8 23 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल्स टू 44 से 21 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 23 डिवाइड बाई 3। इसको आप काटिएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 एंड 23 से 23 पूरा खत्म हो रहा है, तो x इज इक्वल्स टू जो है वो कितना आ रहा है आपके पास 6 आ जाएगा। x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 6 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 6 आ गई है, आपको क्या करना है, सेम जो इक्वेशन आपने थर्ड बनाई है उसमें x इज इक्वल्स टू 6 ला के रख देना है, तो x इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन थर्ड में आपको ला के पुट कर देना है। तो y इज इक्वल्स टू कितना था आपके पास 44 माइनस 4x/3, कहाँ पर था, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, तो y इज इक्वल्स टू थर्ड इक्वेशन इज़ 44 माइनस 4x/3, तो इसमें ला के आपको रख देना है x की वैल्यू, तो y इज इक्वल्स टू 44 माइनस 4 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे इसको इससे काटिएगा तो आपके पास 2 आ जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8, 44 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 36, तो y की वैल्यू 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू यहाँ पर 6 आ रही है और y की वैल्यू 36 आ रही है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हुए हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का सीधा सीधा सिंपल सा फंडा है कि x इज इक्वल इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में रख देना, या तो सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रख देना। क्या y ही निकाल सकते हैं, x नहीं निकाल सकते? आप निकाल सकते हो, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के सेकंड में रख सकते हो, या सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रख के सॉल्व किया जा सकता है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं वो इसमें देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड 10x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 75 एंड 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या होता है, तो एलिमिनेशन में आपको एक वैल्यूज़ को, ऐसे बोले तो एक कोएफिशिएंट को x के कोएफिशिएंट या y के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। अब यह है कि x का कोएफिशिएंट, जैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं 10x लिखा है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 10 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है। तो y के साथ और x के साथ जो वैल्यूज़ होती हैं उससे हम लोग कोएफिशिएंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर x और या y की कोएफिशिएंट को सेम करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए ठीक है, धीरे धीरे समझते हैं। यहाँ पर अपने पास 10x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15 एंड 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11 है। तो यहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं दिख रहा है, या तो x का कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा सेम, या तो y का कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कोएफिशिएंट को सेम करोगे। तो यहाँ पर मैंने किसके कोएफिशिएंट को सेम किया है, आप किसको करोगे, तो आप कोशिश यहाँ पे ये करोगे कि जो प्लस और माइनस में वैल्यू है उसको चेंज करें। अदर को क्या नहीं कर सकते, अदर को भी आप चेंज कर सकते हो। ज़्यादा सही वही रहेगा कि आप प्लस और माइनस वाले पे ध्यान दो, या ठीक है आप आंखें बंद करके भी किसी को भी चेंज कर सकते हो, बट कोशिश ये किया करो जो प्लस हो माइनस उसको चेंज करा करें। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये प्लस का, ये माइनस का, तो इसको क्वेश्चन को सेम करें, या जो आसानी से जिसका एलसीएम लेना आसान हो
उसको भी आप सेम कर सकते हो। तो 3 और 5 का एलसीएम लेना आसान है, और 10 और 6 का भी एलसीएम आसान है भाई, 30 होता है। तो ठीक है, मैंने 3 और 5 का एलसीएम ले लिया। 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा। क्या यही करना सही है? या ऐसा भी समझ सकते हो कि भाई 5 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 3 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या एलसीएम लेके जो वैल्यू है उसको बनाने की कोशिश करना। तो 3 5 का जो एलसीएम है वो 15 हो रहा है। तो यहाँ पर मैं 15 बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसको 15 बनाने के लिए इस इक्वेशन में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो वही यहाँ पे लिखा गया, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 5 एंड सेकेंड बाय 3rd। तो जिससे आपके पास मिलेगा क्या, 5 10 जा 50x, 5 3 जा 15 एंड फिर 75 का 5 टाइम्स करेंगे, 5 5 जा एंड 5 7 जा 35, 37 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 375 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 से यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 इज इक्वल्स टू दिस 33। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये प्लस है ये माइनस है। तो ऐसे केस में करते क्या है, जब प्लस और माइनस होता है तो उस केस में ऐड करना होता है। जो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं इन दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा भाई, ऐड करने में तो जुड़ता है, बट ये ऑलरेडी प्लस माइनस का है, तो ऐड करने पे सब्ट्रैक्ट हो जाना है। तो 15y से 15y ख़त्म हो जाएगा आपके पास। 50 में से 18 जाएगा, 50 में 18 ऐड कर दोगे 68 आ जाएगा। अच्छा, इधर क्या होगा, इधर आप इनको ऐड करते हो 538730 एंड ये 408 आ जाएगा। तो 68 इज इक्वल्स टू 68 x इज इक्वल्स टू 408 आ गया। x इज इक्वल्स टू 408 डिवाइड बाई 68 करिएगा तो इसको इससे काटिएगा, लगभग ये 6 टाइम में जा रहा है, तो x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। समझ में आया होगा। इसी प्रकार अच्छा, आप क्या करना है, अब आपको इसी दोबारा एलिमिनेशन लगा के आप x को सेम करके x को एलिमिनेट कर सकते हो, या तो आप ये काम किया करो, x की जब वैल्यू आ जाए, एक बार एलिमिनेशन आपने लगा दिया है तो x की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में आपके रख सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आप रखा करें, मल्टीप्लाई करने के बाद वाले में ना रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पर x इक्वल्स टू 6, पहला इक्वेशन आपके पास क्या था, 10x प्लस 3y इक्वल्स टू 75। तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 रख देंगे, तो 10 इंटू 6 प्लस 3y इक्वल्स टू 75, 10 6 जा 60 प्लस 3y इक्वल्स टू 70, 3y इक्वल्स टू 70 माइनस इसको इधर ले जाइएगा तो आपके पास 60, तो 15 आ जाएगा। तो 3y इक्वल्स टू 15 एंड y इक्वल्स टू 15/3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जा रही है आपके पास, 5 आ जा रही है। y की वैल्यू 5 आ जा रही है। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि भाई एलिमिनेशन किस तरह से आप कर सकते हो। तो एलिमिनेशन करने के लिए आपको x कोएफिशिएंट सेम करना है, x या y के कोएफिशिएंट को सेम करना है। इसके बाद अगर सेम होने के बाद देखना है कि भाई अगर प्लस माइनस है तो उनको ऐड करिएगा। अगर दोनों सिंबल सेम है, मींस प्लस प्लस हो, तो क्या करेंगे, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और माइनस माइनस हुआ तब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0.4x प्लस 0.3y नेक्स्ट इक्वेशन, मतलब ये आपके पास दूसरा सवाल है, इसको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो 0.4x प्लस 0.3y 0.7, 0.7x प्लस माइनस 0.2y इक्वल्स टू 0.8 सेकेंड इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना। तो बात वही होती है कि आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन को सेम करना है। तो भाई 4 और 7 का एलसीएम अगर आप लेते हो, आपको अगर डेसिमल में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आप डेसिमल में एलसीएम लो या विदाउट डेसिमल लो। अब ठीक है, तो यहाँ पे 0.4 है, या सीधे आप 4 7 ले लो। 4 और 7 का जो एलसीएम है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा नहीं। तो 3 और 2 का तो बहुत आसानी समझ में आ रहा है कि 6 बनना है, या उल्टा आप इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस इक्वेशन में हमको पता चल रहा है कि फर्स्ट वाले इक्वेशन को यहाँ पे 0.6 बनाना है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें आपको करना पड़ेगा 0.3 से 0.6 बनाने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 3। देन अपने पास आपको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.6, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.4 आएगा, एंड इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.1x, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 एंड 0.8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 2.4 आएगा। सेम यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस है माइनस है, तो दोनों वैल्यू सेम हो रही है, तो इनको ऐड करना पड़ेगा। तो एडिंग फर्स्ट एंड दिस थर्ड एंड फोर्थ जो भी है, थर्ड एंड फोर्थ बन जाएगा, इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 0.8 एंड 2.1 इज इक्वल्स टू 2.9x इज इक्वल्स टू, इसको ऐड करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 3.4 एंड 2. तो 5.8 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 5.8 डिवाइड बाई 2.9, एंड इसको जब डेसिमल से डेसिमल ख़त्म करिए, इसको काटिएगा तो आपके पास 2 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 2, अब क्या करना, वही पुराना काम, x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, कोई भी इक्वेशन याद रखें शुरुआती वाले इक्वेशन में रखना है। तो x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन इज 0.4x प्लस 0.3
जो कि देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन अपना ये था, तो इसमें ही आपको ला के रख देना 0.4x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.7 एंड x इक्वल्स टू 2 रखना, तो 0.4 इंटू 2 प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.7, तो 0.4 का मल्टीप्लाई 2 से 0.8 इज इक्वल्स टू प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.7, 0.3y इज इक्वल्स टू इसको आप इधर भेजिएगा तो 1.7 से 0.8 जाएगा तो 0.9 आएगा। उम्मीद करता हूँ निकाल लेते हैं, वैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 0.9 आएगा, तो 0.9 आ रहा है, तो y इज इक्वल्स टू 0.9 एंड इसको 0.3 इसके नीचे जाएगा, डेसिमल से डेसिमल खत्म करिए, 3 से 3 से काटिएगा तो y इज इक्वल्स टू 3 आएगा। तो इससे पता चल रहा है इसका सॉल्यूशन जो आ रहा है वो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 आ रहा है। तो एलिमिनेशन मेथड से आपने यहाँ पे 2 सवाल देखें कि किस तरह से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके हम लोग x और y की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, तीसरा मेथड क्या है, तो तीसरा मेथड है जो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई रटना ही रटने वाला है, लेकिन मैं आपको इस तरह से बताऊंगा जिससे आप ये ज़्यादा रटे ना। आपको जब कभी भी है इसकी वैल्यू निकालना तो आपको सबसे पहले ये इक्वेशंस रख लेनी है, इस तरह से इक्वेशन बना लेनी है, फिर उससे कंपैरिजन करके ये फॉर्मूला आप आसानी से निकाल लोगे। तो इस तरह से मान लेते हैं पहला जो इक्वेशन वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 द सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन याद रखना है कि कभी भी a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर ये बराबर होगा तो उस केस में इसकी जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन नहीं देता है, इनफाइनाइट बन जाता है। तो याद रखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, तो ये कंडीशन ज़रूर याद रखें तभी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं, नहीं तो फिर बाद में लगाने के बाद पता चल रहा है कि उसकी वैल्यू जो है इनफाइनाइट आ रही। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन समझना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 टू 0। लिखने के बाद आपको ये इक्वेशंस कैसे निकलेंगे वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जो है मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर आपको x रखना है। अच्छा, x आपने रख दिया यहाँ पर, फिर क्या करना है आपको, ठीक है, x को आपको इस तरह से यहाँ पर x वाले टर्म को ऑफ कर देना है। आपको इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, तो b1 का c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b1 c2 माइनस b2 का c1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b2 c1। ये जो है ये बराबर होगा किसके, तो आप यहाँ पे लिखेंगे y। अब इस बार y वाले को ऑफ़ कर देना है। अच्छा, y वाले को ऑफ़ कर दिया तो x वाला रहना चाहिए। अच्छा, इस बार देखिए आपको इस तरह से ना मल्टीप्लाई करते हुए, जैसे इस वाले में इस तरह से मल्टीप्लाई किया था आपने, तो इस वाले में इस तरह से ना मल्टीप्लाई करते हुए आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 c1, ध्यान रखेंगे, ज़रूर ध्यान रखेंगे, आपको इस तरह से पहले मल्टीप्लाई करना है, a2 c1 माइनस a1 c2। अच्छा, इसका रीज़न ये होता है कि आपको साइक्लिक चलना होता है, जैसे c के बाद a वाला ये वाला टर्म आना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे ना होते हुए यहाँ पे होता है, इसलिए यहाँ पर आपको पहले ऐसे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a1 c2 करना पड़ेगा। अच्छा, बात करते हैं फिर यहाँ पर हमको यहाँ कांस्टेंट वाला टर्म लिया गया है, तो कांस्टेंट यहाँ पर है कितना, मीन्स कांस्टेंट के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पे आप इसको 1 ले लीजिएगा। तो 1 को ऑफ करते हो मीन्स सी वाले टर्म को ऑफ करेंगे, तो ये देखिए सीधे सीधे ए के बाद बी आता है, तो इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। मैं समझा दूं कि इसको आपको पहले वही जो पहले आपने सीक्वेंस लिया था ऐसे करके ही लेके चलना। तो a1 b2 माइनस b1 a2 इस तरह से ले। तो फिर से मैं एक बार आपको समझा दूं, ठीक है, x को ऑफ़ करना है, x को जब आप ऑफ़ करते हो, ठीक है, x को ऑफ़ करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो b1 c2 एंड b2 c1, तो b2 c1 इज इक्वल्स टू, फिर क्या करना है, y वाला लेना है, यहाँ पर क्या रहा, y रहा होगा, तो ठीक है, y वाले को ऑफ़ कर दोगे, लेकिन इस बार ऐसे चलना है आपको, a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के साथ जो कोएफिशिएंट होगा 1 रखना है, 1/, ठीक है, इसको ऑफ़ कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको ऑफ़ कर दे तो ये साइक्लिक चलेगा, मीन्स साइक्लिक ए के बाद बी आता है, तो ऐसे सीधे मल्टीप्लाई करना है, a1 b2 एंड b1
यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा B1 A2, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको लेके चलना है। अच्छा, क्या इससे वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकल आई क्या? तो देखिए, अगर आप इस वाले इक्वेशंस को इस वाले से इक्वेट करते हो, भाई ये आपस में बराबर हैं, तो इसको जब इक्वेट करिएगा तो x इज़ इक्वल्स टू, ये जो है क्रॉस होके यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास B1C2 माइनस B2C1 डिवाइड बाय A1B2 माइनस B2 B1 B2, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो A1 B2 और यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर आपके पास A2 होगा, A2 B1 होगा, तो समझ गए होगे। इसी तरह से आप y वाला ने वैल्यू निकालोगे तो ये जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होके जाएगा और वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको समझाया वो समझ गए होगे। तो आप इसको याद ना करते हुए इस तरीके को अपनाएं, जैसे एग्ज़ाम में कभी आएगा तो काफ़ी बड़ी वैल्यू है, इतना बड़ा याद करना, B1C2 B1 B2 C1, तो ठीक है। तो आपको इस तरह से निकाल लेना है। अब निकाल लेना है तो आप किनारे जल्दी से लिख लेंगे, और जैसे इसमें अप्लाई करना है तो अप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन में अपने पास 2 इक्वेशंस हैं, लिख लेना है और इनकी सबसे पहले कंपैरिजन कर लेना है किससे, ठीक है। आप इसको कंपैरिजन कर लेना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, एंड इसी प्रकार A2x प्लस B2y प्लस C2 से। तो यहाँ पर आपके पास A1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2 होगा, B1 इज इक्वल्स टू 3 होगा, C1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, A2 B2 एंड C2 इज इक्वल्स टू -6। सारी वैल्यूज़ आएंगी और इसमें आप अगर रख के और सॉल्व करना और आपकी वैल्यूज़ जो है इतनी आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं C1, आप कंपेरिजन करके पहले वैल्यूज़ निकाल लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे, एंड देन अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला एंड y इज इक्वल्स टू दिस। तो C1 इज इक्वल्स टू, तो C1 की जो वैल्यू है माइनस, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो C1 इज इक्वल्स टू -17 एंड A2 इज इक्वल्स टू आपके पास कितना है 3 है। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई कर देना। चलिए ठीक है, रख लेंगे, आप आसानी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। 17 का 3 से 51 आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12, एंड इसका 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 एंड 3 3 ज़ा 9। तो देखिए -51 से 12 जाएगा आपके पास 39 आ जाएगा यहाँ पर, जो कि मैंने लिखा है -39, एंड 4 और 9 जो है 13 होगा, -13 माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 13 3 ज़ा तो y इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन में आप इसमें रख के सॉल्व करेंगे, 6 3 ज़ा 18 एंड 17 2 ज़ा 34, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड इससे 4 2 ज़ा 4 एंड 13 3 ज़ा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 13। जैसे यहाँ पर A2 की वैल्यू 3 3 ज़ा होगा आई थिंक, यहाँ पर आपके पास 3 × 3 होगा, 3 3 ज़ा 9, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 माइनस 34 एंड -4 एंड 9 13 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, इसको कर सकते तो 4 आ जाएगा। तो इससे ये जो सॉल्यूशन आ रहा है x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 3, तो ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प्स के द्वारा भी x और y की वैल्यू निकाल लेंगे कि कोई जो इक्वेशंस हैं उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसा समझ सकते हो। और नेचर ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे समझना है कि कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस, तो कंडीशंस क्या है। तो यदि आपके पास जो लीनियर इक्वेशंस हैं, जैसे लीनियर इक्वेशंस होंगे किस तरह से, तो आपके पास जो लीनियर इक्वेशंस हो A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0, इसी प्रकार A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो इनमें हम लोग क्या करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है C1 C2, इनका अगर आप देखोगे ये जो वैल्यूज़ आ रही A1/A2 और B1/B2 का जो रेशियो है वो आपस में बराबर नहीं आ रहे। यदि बराबर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब वो कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने देखा भी था, कंसिस्टेंट का मतलब उनका कोई सॉल्यूशन होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। एक दूसरा टर्म भी आता है यहाँ पर कि इन दोनों को हम लोग कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी।
तो यहाँ पे समझना है कि ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ऐसे मैं सिंबल बना दे रहा हूँ कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट रही होंगी। अब दूसरा आता है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 जो है इनका रेशियो आपस में बराबर आता है। तो ये जो है इनका जो सॉल्यूशन होता है ये भी कंसिस्टेंट होती है, मीन्स इनका कोई सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट कहलाएंगे सॉल्यूशन है। और इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, भाई सॉल्यूशन है बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन नहीं होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये कोइंसाइड होंगे, क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, मतलब दोनों जो लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही होंगी तो कोइंसाइड होंगी। इनकंसिस्टेंस अगर आपके पास A1/A2 और इज टू B1/B2 निकल जाए बट जो C1/C2 है वो नहीं हो, इसका मतलब उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे। मीन्स ये कैसे होंगे, ये आपस में पैरेलल होंगे, ये दोनों लाइनें अगर आपस में पैरेलल है इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे A1/A2 इज डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, देन इनका जो सॉल्यूशन होगा यूनिक होगा। कैसी लाइनें होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी। अगर A1/A2 B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 मिलता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कोइंसाइड होंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे। इनकंसिस्टेंट कब कहलाएगा, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और ये इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे। अब बात करते हैं इन पे रिलेटेड किस तरह का सवाल आ सकता है। जैसे कि आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। इनके जो सॉल्यूशन है वो कैसे हैं, यूनिक सॉल्यूशन हैं। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कौन सा कंडीशन, तो आपको ये वाला कंडीशन लेके चलना है, आपको k की वैल्यू बतानी है, इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन है। तो सबसे पहला काम ये करना है, आपके पास जो इक्वेशंस होंगे उनको कंपेरिजन कर लेना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, उससे पहले अगर आपके पास जो इक्वेशंस है वो A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स आपको क्या करना है, LHS में 0 ही रखना है। राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, 0 कर देना है। तो ठीक है, 0 करने का मतलब आपको सबको LHS साइड लेकर जाना है। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 है, तो x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3x प्लस ky इज इक्वल्स टू 1 है, तो 1 को इधर ले जाइएगा, 3x प्लस ky माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको कंपैरिजन कर देना है, कंपेयरिंग विथ, ठीक है, एज इट इज़ जो आपको इक्वेशंस में बताई। तो A1 बराबर दिस बराबर ये हो जाएगा, C1 बराबर ये हो जाएगा, A2 बराबर दिस, P2 इज इक्वल्स टू दिस एंड C2 इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा, कंडीशन क्या है, वो कंडीशन याद रखना है कि अपने यहाँ पर मैंने बताया कि भाई कंसिस्टेंट होने के लिए A1/A2 इज इक्वल डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो ये कंडीशंस होगी। तो A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 यहाँ पे रख देंगे। तो A1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, एंड A2 की वैल्यू 3 है, इस डज नॉट इक्वल का सिंबल, एंड B1/B2 रख देंगे जो कि -2/k है। सॉल्व करेंगे तो k डज नॉट इक्वल्स टू -6। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है, k की जो वैल्यू है -6 के अलावा आप कोई भी वैल्यू अगर लोगे तो उसका जो सॉल्यूशन होगा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हैंस द गिवन इक्वेशन विल हैव द यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ k अदर देन 6। मतलब k की आप कोई भी रियल वैल्यू लेते हो तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, मीन्स निकलेगा, लेकिन याद रखें कि 6 नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। तो ये सॉल्विबिलिटी के लिए कंडीशंस होते हैं भाई, किस तरह से इक्वेशन सॉल्व होंगे। तो इस पर कंडीशंस देखिए, आपसे k की वैल्यू या प्रूव करने के लिए बोल दिया जाता है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, पैरेलल या इंटरसेक्टिंग है, तो सारी कंडीशंस बताना चाहिए। अच्छा, इस सवाल को आप खुद से ट्राई करना चाहो तो करिएगा, करना चाहिए आपको। तो इसका भी यूनिक सॉल्यूशन है, तो आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है शो करके, अच्छा k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन में मुझे k तो नहीं दिख रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -17 एंड 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 13 एज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे k होना चाहिए, तो देखता हूँ, मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे k होगा, तो kx माइनस 3y इज इक्वल्स टू 17 एंड 4x प्लस y इज टू 13 एज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसको ट्राई करिएगा ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मीन्स जो है वो आपने थर्ड कंडीशन यहाँ पर देखा, सॉरी सेकंड कंडीशन A1/A2 B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके चलना है। ठीक है, पहले तो आपको सेम भाई सभी आपको राइट हैंड साइड में 0 छोड़ना है। तो 2x माइनस 3y माइनस 5 एंड 6x माइनस 9y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको कंपेरिजन कर लेते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0 से
तो ठीक है, जैसे कि a1 क्या होगा, तो पहले इक्वेशन के साथ जो x के साथ है, तो 2 a2 क्या होगा, सॉरी b1 क्या होगा, -3 होगा, एंड c1 जो है -5 होगा। इसी प्रकार a2 -6 होगा, एंड b2 जो है -9 है, एंड c2 जो है -15 होगा। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आपसे प्रूव करके बोला गया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो तो a1/e2 इज इक्वल्स टू निकालेंगे तो a1/e2 का रेशियो b1/b2 c1/c2। तो यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है कि a1/e2 इज इक्वल्स टू b1/b2 c1/c2 है। इससे ये पता चल गया कि जो गिवन ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो समझ गए होंगे। तो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, उस कंडीशन पे सारे सवाल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the system of equation k minus 3x plus 3y is equals to k and kx plus ky is equals to 12 has infinitely number of solution। तो ठीक है, अपने क्या करना है, इक्वेशन लिख लेना है एंड आपको RHS में राइट हैंड साइड में 0 छोड़ना है, मीन्स सभी को LHS साइड लेकर आना है। तो k को मैंने इधर ले आना है तो माइनस का k हो गया, एंड दूसरे इक्वेशन में 12 को इधर ले जाएंगे तो -12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कंपेयर कर लेंगे अपने को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 से, एंड a2x प्लस b2y। तो a1 बराबर a1 क्या होगा, जो पहली इक्वेशन में x के साथ होगा, तो k -3, b1 इज इक्वल्स टू 3, एंड c1 इज इक्वल्स टू -k, एंड a2 इज इक्वल्स टू आपके पास सेकेंड इक्वेशन इज, ठीक है, दिस एंड k की a2 इज इक्वल्स टू k है, b2 इज इक्वल्स टू k है, एंड c2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर -12 है, c2 इज इक्वल्स टू -12 है। अब करना क्या है, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है k की क्या वैल्यू क्या है, तो ठीक है, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 रख देंगे। तो a1 की वैल्यू रख देंगे, b1 की वैल्यू रख देंगे, c1/c2 सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दिया, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 रख देना है। अच्छा, यहाँ से देखिएगा तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, या तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन को ले सकते हो। भाई इक्वेशन बराबर है, k की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, k - 3/k एंड k/3, इसको मैंने इक्वेट कर देना है। आप समझ गए होंगे किसे मैंने इक्वेट किया है, तो इसको इक्वेट कर देना है। तो k - 3, k से k ख़त्म हो जाएगा, तो k - 3 इज इक्वल्स टू 3, तो k इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अच्छा, दूसरा काम क्या करते हैं, तो दूसरा काम ये कर देते हैं, यहाँ पर इसको इक्वेट करते हैं, तो 3/k इज इक्वल्स टू -k/13, माइनस से माइनस ख़त्म होगा, तो k का मल्टीप्लाई k² इज इक्वल्स टू 12 3 36, तो k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा, k की वैल्यू जो है k² इज इक्वल्स टू 36 है, और k इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ रहा है, तो k इज इक्वल्स टू यहाँ पर प्लस माइनस का 6 आ रहा है। यहाँ पर हम +6 लेते हैं, -6 इसलिए नहीं लेते क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। आप रखिएगा तो रेशियो बराबर नहीं होगा ना, तो भाई माइनस ख़त्म हो रहा है, या पॉजिटिव आ रहा है तो निगेटिव क्यों आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो 6 आ रही है। इससे पता चलता है कि k की वैल्यू अगर 6 होगी तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, या इन्फाइनेटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इफ़ k इज इक्वल्स टू 6। इसके बाद हम लोग देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो 2 डिजिट बेस पे आता है एग्जाम में। इस तरह का सवाल जो है 2 डिजिट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो लिखा है 2 डिजिट नंबर इन अ सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। If 14 is added to the number, the digit interchange their places. Then find 10 numbers. Then find the number. Then find the, यहाँ पर क्या होगा आपके पास, find the numbers. Find the number. तो आपको नंबर फाइंड करने होंगे। तो ऐसे केस में आपको देखिए भाई, जब कभी भी आपसे बोला जाए 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर जो होगा वो 10x + y होगा। कोई भी आप 2 नंबर लिखते हो, जैसे मान लिया 22 लिखने का मतलब होता है 20 इंटू, ऐसे समझिए 2 × 10 + 2। तो इसी तरह से जैसे अगर कोई 2 डिजिट नंबर है तो उसे लिखने का तरीका होता है 10x + y, जिसमें जो y है वो आपका यूनिट डिजिट होता है और जो x है वो 10th डिजिट होता है। तो इतना आपको समझना है कि आपने मान लेना लेट द 10th एंड यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर्स बी x एंड y। 10th एंड यूनिट डिजिट हमने क्या मान लेना, x और y। तो ठीक है, तो इससे आपके पास जो क्वेश्चन में बोला गया है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 14 है, तो x और y का जो मल्टीप्लाई एप्लीकेशन होगा वो 14 होगा, इनके डिजिट का जो प्रोडक्ट है 14 हो जाएगा। अच्छा, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 10x + y होगा। आपको मैंने भी बताया कि अगर आपके पास 10th डिजिट इज़ 2
या 10x है और y यूनिट डिजिट है, तो 10x y होगा, वो जो नंबर बनेगा वो 10x प्लस y होगा। तो 10x प्लस y आपका वो नंबर बनेगा। फिर आपसे बोला जा रहा है अगर आप डिजिट जो है चेंज हो जाता है तो जो नंबर बनेगा वो क्या होगा। अगर आपका यूनिट डिजिट जो है 10th डिजिट बन जाए और यूनिट डिजिट जो है वो ऐसे हो जाए, यूनिट 10th डिजिट और 10th यूनिट डिजिट बन जाए तो 10y प्लस x हो जाएगा। जो नंबर बनेगा वो इंटरचेंज होकर ये बन जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ये डिजिट को चेंज कर दिया तो 10y प्लस एक्स होगा। अब क्वेश्चन के अनुसार आपसे क्या क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट कंडीशन इज़ दिस कि उनका प्रोडक्ट इतने के बराबर। आपसे बोला जा रहा है कि डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाता है, उसमें 45 ऐड किया जाता है तो डिजिट इंटरचेंज हो जाता है। सॉरी, अगर आप क्या करते हो, नंबर में जो हमारे पास नंबर है 10x प्लस वाई है, उसमें आप 45 ऐड करते हो तो वो डिजिट इंटरचेंज हो जाता है, डिजिट इंटरचेंज के बराबर होता है। तो 10x प्लस वाई पहले नंबर था, उसमें 45 ऐड करिएगा तो 10y प्लस एक्स होगा। तो -9x कैसे, यहाँ पे 10x है, ये आपका x है, इसको इधर ले जाइएगा तो आपके पास -9x आएगा। ये y है, इसको इधर ले आइएगा, प्लस का 9y हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 9y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 45। मीन्स 45 को मैंने इधर ही रखा, बाकी को उधर ले करके। फिर से आप समझिए, इस क्वेश्चन में मैंने ये करना है कि 45 यहीं पर रहा इज इक्वल्स टू, ये आपके पास x है, इसको इधर ले जाइएगा तो x माइनस 10, तो माइनस का 9x एन, यहाँ पर आपके पास 10y है, इसको इधर ले जाइएगा, 10y से y जाएगा तो आपके पास प्लस का 9y आएगा। तो यही लिखा है यहाँ पे, माइनस का 9x प्लस y 9y इज इक्वल्स टू 45। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इतना है। अच्छा, यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर मुझे 9 कॉमन दिख रहा है। 9 अगर कॉमन कर लेता हूँ तो y माइनस एक्स आएगा। अच्छा, 9 को उधर भेज दिया तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 9 5 ज़ा 45 आ जाएगा। तो y माइनस एक्स की जो वैल्यू है 45 आ गया। और एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पर बना था, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे बना था। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब काम क्या आएगा भाई, आपने अपने सॉल्व करने के, इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके से कहते। अब ऐसे केस में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में रख देना है, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट में रख देना है। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू ऑलरेडी निकला हुआ है या निकाल सकते हो। y इक्वल्स टू कितना आएगा 5 प्लस एक्स, इसको एक सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। सेकंड इक्वेशन था कितना, x y इक्वल्स टू 14, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखें, y की वैल्यू रखेंगे तो x इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर क्या करना है, y की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ रख देंगे। तो x और y की वैल्यू कितनी रखनी है, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको आप इधर लाइएगा तो माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए पॉलिनोमियल में मैंने आपको सिखाया था, ये रूट्स निकालने होते हैं, जीरोस निकालने होते हैं। तो ठीक है, यहाँ से फैक्टर 14 कैसे बनाने हैं, जिससे आपके पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए। तो 7 और 2 से 14 आ रहा है, ऐसे दो फैक्टर है जिससे 5 आ रहा है। तो इसको इस तरह से एक्सप्रेस करना होगा। तो प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा आपके पास x प्लस 7, माइनस का 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x प्लस 7 आ रहा है और x माइनस 2 आ रहा है। तो x की जो वैल्यूज़ हैं निकाली गई हैं, वो x की दो वैल्यू आ रही हैं, x इक्वल्स टू -7 और x इक्वल्स टू 2 सॉल्व करने पे। तो ये जो है ये ओमिटेड हो जाएगा, मींस ये नेगलेक्टेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट की बात हो रही है तो डिजिट निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव की बात हो रही तो पॉजिटिव होगी, एक इंटीजर होगा। तो ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू आपने इक्वेशंस बनाई थी, y इक्वल्स टू कितना था, x प्लस 5। तो इसमें रख देंगे तो x की वैल्यू क्या रख देना है 2, तो यहाँ जाएगा y की वैल्यू 7। तो y इक्वल्स टू आपके पास 7 आ रही है। इससे पता चल रहा है जो नंबर क्या होगा भाई, नंबर आपने माना था 10x प्लस वाई, जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर ही पूछा जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2, और y की वैल्यू जो है वो कितनी आई है, वो आपके पास 7 आई है। तो 20 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 27। तो इससे ये पता चल रहा है कि वो जो रिक्वायर्ड नंबर था वो 27 है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बेस्ड। तो जैसे कि बोला गया, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन इट बिकम्स 2/5 फाइंड द फ्रैक्शन।
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में जो भी फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से मिलके बना होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर जो है, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। तो कोई फ्रैक्शन होगा उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम लोग मान लेते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके पास, अच्छा उससे पहले आपको लिख लेना है कि फ्रैक्शन क्या बनेगा, देन आपका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, देन फ्रैक्शन जो कि आपसे पूछा जा रहा है तो फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स अपॉन वाई। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार यदि आप न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हो देन इट बिकम्स 1/3, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाएगा आपके पास 3x + 3 2 6 इज इक्वल्स टू y + 2। अच्छा इक्वेशन की फॉर्म में अगर इसे लिखा जाए तो 3x - y इज इक्वल्स टू, आप इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास -4। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अच्छा इसी प्रकार दूसरी कंडीशन दी गई है, इफ़ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 2/5। तो ठीक है। सेकेंड कंडीशन, इफ़ x + 3 मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर आप क्या करते हो 3 ऐड करते हो तो इट बिकम्स 2/5। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि अगर आप क्या करते हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हो तो इट बिकम्स दिस। सेम यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 5x + 5 3 = 15 इज इक्वल्स टू 2y + 2 3 = 6, 5x - 2y इज इक्वल्स टू 6 - 15 जो कि आपके पास -9 हो जाना है। इसे सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। अब इस दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं किसे सेम करना आसान है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 वाले टर्म को सेम करना आसान होगा। तो यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन यूज़ करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके y वाले टर्म को हम सेम कर सकते हैं। तो ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 then subtracting equation second from first। सेकंड है तो सेकंड से फर्स्ट को घटाए, फर्स्ट से सेकंड को भी कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस इक्वेशन में हम 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3 2 = 6x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 8। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अपना फिर जो सेकंड इक्वेशन है वो 5x - 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 9 है। ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मीन्स ये होता है अब सिंबल को चेंज करना है और ये ऊपर वाला सिंबल और सबसे नीचे वाले सिंबल को देखते हैं। तो 6x में से 5x जाएगा तो यहाँ पे x आ जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास +9 - 8 जो कि 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। x की वैल्यू निकाल लिया, अब y की वैल्यू भी निकालना ज़रूरी है। तो आप इसे किसी भी इक्वेशन में रख दें, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में रखना ज़्यादा आसान है। तो पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। अच्छा फर्स्ट इक्वेशन था क्या, तो फर्स्ट इक्वेशन इज़ 3x - y इज इक्वल्स टू -4। 3x - y इज इक्वल्स टू -4। तो 3x के प्लेस पे आपको 1 रखना है, -y इज इक्वल्स टू -4। तो 3 - y इज इक्वल्स टू -4, -y इज इक्वल्स टू -3 एंड -4, -y इज इक्वल्स टू -7, माइनस से माइनस खत्म करेंगे, y इज इक्वल्स टू आपके पास 7 आ जाएगा। अच्छा आपको रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज
तो जो कि क्या हो जाएगा आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो 1/7 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिस के लिए, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट रिड्यूसेस टू दिस, मीन्स आप न्यूमरेटर में अगर आप क्या करते हो 2 ऐड करते हो तो इट रिड्यूसेस दिस, मतलब इट बिकम्स दिस, एंड इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट रिड्यूसेस 1/3। तो इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेस। अब एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। 5 years ago a man thrice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B. What was the present age of A and B? A और B की प्रेजेंट एज पूछी जा रही। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको उस प्रेजेंट एज को मान लेना है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज of A is X and Y is and B is Y ठीक है। इतना करने के बाद अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक कंडीशन को फुलफिल करेंगे, तो क्वेश्चन जो कहेगा वो करा जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 5 years एगो। अच्छा उससे पहले कुछ कंडीशन बना ले। आफ्टर 5 years, एगो का मतलब है 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 years एगो। तो यहाँ पे एज ऑफ ए क्या होगा, इस तरह से कंडीशन आपको लिखनी है। तो 5 years एगो की उसकी जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, x-5 ईयर। इसी प्रकार एज ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो y-5 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है। इतना करने के बाद एक कंडीशन और है, जैसे बोला जा रहा है 10 years later, तो यहाँ पर ये कंडीशन आप निकाल लेंगे। तो 10 years later, अच्छा ये जो 10 years later है वो प्रेजेंट एज के बाद वाली, प्रेजेंट एज से पहले की बात हो रही है। तो 10 years later एज ऑफ ए क्या होगा, वो x + 10 years हो जाएगा, एंड एज ऑफ बी क्या होगा, वो x + 10 years मीन्स y + 10 years हो जाना है। अब क्वेश्चन के अनुसार पहला कंडीशन बोला 5 years एगो A is thrice as old as 10 years मीन्स A is thrice as old as B, मतलब A जो है वो 3 times है B का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस A is thrice B, वो भी 5 years एगो। तो 5 years एगो A जितना है तो x + 5 जो है, x - 5 जो है वो इक्वल होगा थ्राइस द एज ऑफ बी y - 5। अच्छा इससे इक्वेशंस बनाएंगे तो x - 5 इज इक्वल्स टू 3y - 3 5 = 15, तो x - 3y इज इक्वल्स टू कितना होगा, -10। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट बनेगा। तो x - 3y इज इक्वल्स टू -10 हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड कंडीशन में भी हम लोग आएंगे। दूसरा कंडीशन क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है A shall be twice as old as B, A shall be twice as old as B। तो 10 years later की बात हो रही है। तो यहाँ पर A is twice as old as B मीन्स A की जो एज है वो ट्वाइस हो जा रहा है B की एज का। तो B की एज अपने पास y + 10 था। तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + 20। इसको सॉल्व करेंगे तो x - 2y इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखना है कि दोनों इक्वेशन में जो वैल्यू सेम है, जैसे कि यहाँ पे x मुझे सेम दिख रहा है, तो सीधे इनको हम क्या करते हैं, किसी से मल्टीप्लाई ना करते हुए सीधे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
फ्रॉम सेकेंड, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल चेंज होना है, तो यहाँ पर ये ख़त्म होगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 20। तो y की जो एज आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ पर 20 आपके पास आ जाएगी। y की एज जो है वो 20 आ गई। अब आपको क्या करना है, a की एज बतानी है, मीन्स y वैल्यू आ गई जो कि एज ऑफ b है। इसी प्रकार आपको x की वैल्यू निकालनी, किसी भी क्वेश्चन में आप पुट कर सकते हो। तो सेम पुट फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, स्पेस थोड़ी कम पड़ रही है उसकी, देखिए 2 मिनट। तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन इज, तो आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 है, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 इसमें आप रख दें। तो x माइनस 3 इंटू आपके पास 20 इक्वल्स टू माइनस 10, तो x माइनस ये हो जाएगा 23 जा 60 इज इक्वल्स टू माइनस 10, तो x बराबर आपके पास माइनस 10 प्लस 60, तो x इज इक्वल्स टू आपके पास 50 आ जाएगा। तो इससे पता चल गया कि जो एज है, हेंस द एज ऑफ A इज़ 50 years and the age of B is 20 years। अच्छा, इसी पे एज से बेस्ड एक क्वेश्चन और है। द प्रेजेंट एज ऑफ द वुमेन इज़ 3 years मोर देन थ्री टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हर डॉटर 3 years। हेंस का मीन्स होता है अब से 3 साल बाद की बात हो रही है, और यहाँ पर क्या बात हुई थी, तो ये मोर देन पहले की बात हो रही है, और ये हेंस का मतलब होता है बाद में। द वुमेन्स एज विल बी द 10 years मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेलर गोज़ 8 किलोमीटर डाउन इन 40 minutes एंड रिटर्न्स इन 1 hour। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को समझने से पहले आपको डाउन स्ट्रीम एंड अपर स्ट्रीम समझना पड़ेगा। तो डाउन स्ट्रीम का मीन्स होता है जब आप क्या करते हो, स्टीम की डायरेक्शन में जाते हो। आप भी हो सकते हो या तो कोई बोट हो सकता है। तो उस केस में जो स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम की, उस केस में जो आपकी स्पीड प्लस स्टीम की स्पीड का सम होता है। तो इतना यहाँ पे समझना है, डाउन स्ट्रीम का मीन्स होता है कि आपकी स्पीड प्लस स्टीम की स्पीड। अगर आप नहीं होगे तो वहाँ पे बोट होगा, तो बोट की स्पीड प्लस स्टीम की स्पीड का सम ही डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। अब स्टीम में क्या होगा, तो अब स्टीम में उसका उल्टा होगा, मीन्स उन दोनों का डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस भी कैसे लेना है आपको, तो आपकी स्पीड प्लस माइनस स्पीड ऑफ स्टीम होगी। इसके अलावा आपकी जगह पे बोट हो सकता है, तो बोट की स्पीड माइनस स्टीम की स्पीड। तो यहाँ पे समझना है कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में मान लेना आपको, लेट द स्पीड ऑफ, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, सेलर की बात हो रही है। लेट द स्पीड ऑफ अ सेलर and let the speed of seller and the speed of करंट का मीन्स उसकी धारा की बात करते हैं। तो करंट बी एक्स एंड वाई। अच्छा, एक्स क्या होगा, एक्स यहाँ पर आप आवर में अगर लेके चलते हो तो एक्स किलोमीटर पर आवर एंड वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये स्पीड आपको लेके चलना है। अभी जैसे कि मैंने बताया, इसके बाद आपको इनका स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकाल लेना है।
अच्छा स्पीड ऑफ अ डाउन स्ट्रीम क्या होगा, तो उस केस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों का सम हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या होगा, अप स्ट्रीम का मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जाते हो तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। याद रखें कि आपकी जो सेलर की स्पीड है वो ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ अ करंट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सीधे हम बात करेंगे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 8 किलोमीटर आप जाते हो, डिस्टेंस 8 किलोमीटर चलते हो 40 मिनट्स में, तो मीन्स डाउन स्ट्रीम आप जाते हो डिस्टेंस इतनी है और आपके पास समय इतना लग रहा है, और साथ ही साथ आपकी जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डाउन स्पीड ऑफ अ डाउन स्ट्रीम, वही बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे वो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है x प्लस वाई है। अच्छा डिस्टेंस कितना है, तो 8 किलोमीटर। अच्छा टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम जो है आपके पास 40 मिनट्स लग रहे हैं। तो 40 को आपको चेंज करना है आवर में, तो 60 से डिवाइड करेंगे। अच्छा 60 जो डिवाइड होगा वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाना है 12। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। इसी प्रकार स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम का यूज़ करेंगे, वो क्या होगा, सेम डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा इस बार डिस्टेंस क्या चल रहा हो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप रिटर्न होते हो, इट मीन्स आपको 8 किलोमीटर ही चलना है। तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम x माइनस वाई इज इक्वल्स टू जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 8 होगा। इस बार टाइम आप 1 आवर का ले रहे हो, ज़्यादा ले रहे हो क्योंकि आपकी स्पीड कम हो चुकी है, तो टाइम आप ज़्यादा लोगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 विच इज़ सेकेंड इक्वेशन। एंड दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अच्छा इन दोनों को ऐड कर देते हैं, साफ साफ दिख रहा है एक पॉजिटिव एक निगेटिव है y वाला टर्म। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा y एलिमिनेट हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2x इज इक्वल्स टू आपके पास 2x इज इक्वल्स टू 8 एंड 12 जो कि आपके पास 20। तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो x की जो स्पीड है वो इतनी आ रही है इन स्टिल वाटर, एंड y की स्पीड क्या होगी, तो सेम सेकेंड इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में आप रख देंगे। तो x पुटिंग x इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में ही रख लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपके पास 12 है, तो ठीक है y बराबर आपके पास आ जाएगा 12 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 10, तो y इज इक्वल्स टू आपके पास 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ करंट कितना आ रहा है, वो 2 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, तो आपसे स्पीड ऑफ अ सेलर पूछी गई थी और स्पीड ऑफ अ करंट पूछी गई थी। तो स्पीड ऑफ अ सेलर क्या होगा, वो x होगा जो कि हम लोगों ने माना है। तो और स्पीड ऑफ अ करंट कितना होगा, y होगा, y इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर। तो आप लिख देंगे, ठीक है यहाँ पर हैंस, ठीक है थोड़ा स्पेस लेके यहीं पे लिख देते हैं। तो ठीक है हैंस द स्पीड ऑफ सेलर बी 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज सेलर इज ओके, यहाँ पे इज होगा बता रहे हैं, तो इज 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है आपके पास, जो क्वेश्चन है कि अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर, इट कैन गो 16 अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम सम टाइम, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे। तो ठीक है, और इस
इसका जो PDF है इसको मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप इसको देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।